मम्मी वहाँ तो प्रेशर कुकर भी खराब है, कई बार रिंग निकालकर सेट करूँ तब जाकर भाप निकलना बंद होता है। अच्छा, और हाँ, सीटी तो बजता ही नहीं। मटर छीलते हुए सुरेखा ने अपनी माँ से शिकायत की, तू पहली बार ससुराल से मायके आई है, चलो शाम को एक नया तुम्हारी पसंद का प्रेशर कुकर दिलवा देती हूँ। माँ स्नेहा से बोली। सुरेखा खुश हो गई। शाम हुई। माँ और छोटी बहन के साथ सुरेखा बाजार गई और अपनी पसंद से खुद के कपड़े, पति के लिए शर्ट पैंट के कपड़े और एक अच्छे ब्रांड का प्रेशर कुकर खरीद लाई। सुरेखा के पिता घनश्याम जी महू रेलवे स्टेशन पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे। उसका विवाह महू के से लगभग 60 किलोमीटर दूरी संवाद नगर में हुआ था। यातायात का साधन सुगम था। रेलवे के अलावा सड़क मार्ग से भी दोनों नगर जुड़े हुए थे। सुरेखा का पति अरविंद संवाद में ही एक सूत मिल में काम करता था। ससुर किसी को ऑपरेटिव बैंक से रिटायर हो चुके थे। दोनों परिवार मध्य वर्गीय था। धन की प्राचुरता नहीं थी, पर घर में अभाव भी नहीं था। सुरेखा के ताऊ संवाद स्टेशन पर कार्यरत थे। उन्हीं के प्रयासों के कारण रिश्ते की बात चली थी और विवाह संपन्न हुआ था। अगले दिन सुरेखा पति के साथ ससुराल लौटी। दिल बलियों उछल रहा था। माँ से मिलने उपहार उसे कर रहे थे। सास प्रेशर कुकर के डिब्बे को देखकर पूछ बैठी, ये क्यों खरीद लाई? हमने खरीदा नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी ने दिया है। कहते समय सुरेखा के स्वर में गर्व का भाव था। अनुभवी सास जैसे मांझरा समझ गई हो, बोली, इसे अभी निकालना नहीं, अरविंद से कहकर कुकर सुधरवा दूंगी, और फिर भी कुकर से संतुष्टि नहीं मिले तभी नया कुकर निकालना। उसी शाम प्रेशर कुकर को एक बर्तन दुकान पर भेजकर सुधरवा लिया। अब पुराने कुकर से प्रेशर लीक नहीं कर रहा था और वह यदा-कदा सीटी भी बज रहा था। 3 महीने बाद सुरेखा पति के साथ फिर मायके आई। मम्मी ने हाल चाल पूछा। बातों ही बातों में माँ ने पूछ लिया कि किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। और सब तो ठीक है मम्मी, पर वहाँ का गैस चूल्हा इतना कंप्लेन देता है कि चाय बनाने में ही पसीना छूट जाता है। उसे सुधरवा कर भी देखा पर कोई फायदा नहीं। 8-10 दिन तक फ्लेम ठीक रहता है, फिर वैसा का वैसा ही। मम्मी, मिल्टी कैंटीन से चूल्हा मिल सकता हो तो दिलवाओ ना, कैंटीन में सस्ता मिल जाता है। घनश्याम जी के एक मित्र जो सेना में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे, निवेदन का घनश्याम जी ने एक गैस स्टोव सुरेखा के लिए मंगवा दिया। सुरेखा ने मूल्य चुकाना चाहा पर घनश्याम जी ने मूल्य लेने से मना कर दिया। समझाना पापा की तरफ से गिफ्ट कहकर उन्हें टाल दिया। इस बार फिर सुरेखा गर्व से मस्तक ऊंचा कर ससुराल पहुंची। सास ने दरवाजा खोला था। सास की नज़र गैस स्टोव पर पड़ी तो सास के पूछने से पहले ही सुरेखा बोल पड़ी, मम्मी जी, अपने चूल्हे से परेशान हो गई हूँ, इसीलिए महू के मिल्टी कैंटीन से मम्मी से कहकर चूल्हा मंगवाई हूँ। मैं पैसे दे रही थी पर पापा ने देने नहीं दिया। और सास कुछ नहीं बोली। शाम को काम से लौटने के बाद खुद अरविंद ने नया स्टोव किचन में लगाया। उस शाम का खाना नए स्टोव पर बनाया गया। साथ ही आज नया प्रेशर कुकर जो डांट पर रखा था उतारा गया। फिर नई प्रेशर कुकर का उद्घाटन नए गैस स्टोव पर खीर बनाकर किया गया। बाद के दिनों में स्थिति ये थी कि सुरेखा जब कभी मायके जाती थी, अपनी माँ के सामने शिकायतों का पिटारा खोल कर रख देती थी। जरा जरा सी कमियों भी बढ़ा चढ़ा कर बताती थी। माँ भी उन कमियों को रस ले लेकर सुनाती थी। चूँकि वे सब चीज़ें घरेलू उपयोगी से संबंधित होती थी, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती थी, इसलिए माँ खुद बाजार से ला देती थी या पिता से मंगवा देती थी। कैंची, मिक्सर, ग्राइंड, डिनर सेट जैसे कई चीजें वह माँ से संवाद ले आकर आई। अब सास भी कुछ नहीं कहती थी।
उन्हें भी लगता था कि कुछ ला ही रही है, देने तो नहीं जा रही है। संपन्न माँ बाप की बेटी है, माएँ बेटियों को फाड़ देती है। उन दिनों में अरविंद को एक सेकेंड हैंड बाइक पसंद आ गई। कीमत लगभग 40,000 रुपये तक ठहराया गया। अरविंद के पास मात्र 20,000 रुपये थे। कुछ पापा से कुछ दोस्तों से लेकर खरीद लूँगा सोचकर अरविंद ने बाइक के लिए 10,000 रुपये बयान दे गया और 7 दिन के अंदर पूरी रकम देकर बाइक ले जाऊंगा कहकर वादा कर आया। घनश्याम जी के सामने आने का परियोजना बताया गया तो अरविंद और सुरेखा दोनों का भ्रम टूटा। घनश्याम जी ने पैसे जुटा पाने में असमर्थ प्रकट की। बोली, 1,000-2,000 की व्यवस्था तो कर सकता हूँ, पर 12,000 की व्यवस्था मेरे लिए मुश्किल होगी। सुरेखा का दिल उदास हो गया। वही अरविंद को बयाने में दिए 10,000 रुपये डूबते हुए नजर आए। बेटी दमाद आए थे, इसीलिए उत्तम भोग का प्रबंध किया जाने लगा। पर अरविंद का मन ससुराल में नहीं लगा। इंदौर से होकर लौटा हूँ कहकर वह वहाँ से निकल गया। वह इंदौर में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी थी। दोपहर हो गई, फिर शाम ढल गई, पर अरविंद इंदौर से वापस नहीं लौटा था, जबकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में मुताबिक उसी शाम उन्हें सनवाद लौटना था। सुरेखा बार बार घड़ी देखती, उसका मन विचलित होने लगा था। मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। कोई अनहोनी ना हो गई हो सोचकर उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। बेटी के आगमन से माँ का उल्लासित मन अब मलिन होने लगा था। दिमाग में एक ही बात आई कि पैसे के कारण जमाई राजा नाराज तो नहीं हो गई। बेटी को लेकर पीसीओ में पहुंची और अरविंद के पड़ोस के एक घर में जहां पीटी टेलीफोन कनेक्शन लगा था, फोन लगाया। फोन सुनने अरविंद ही आया था। फोन पर अरविंद की आवाज सुनकर सुरेखा हकपा पड़ी। मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ और आप सनवाद पहुँच गए। सुरेखा बड़ी मुश्किल से बोल पाई, क्या करता हूँ, मैं रुककर इंदौर दोस्त के पास गया था पैसे की जुगाड़, वहाँ भी इनकार सुना तो सनवाद लौट आया। बाइक वाले से बयाना लौटाने को बोलूँगा, अगर लौटा दिया तो ठीक है, नहीं तो 10,000 रुपये को राम राम। मैं कैसे आऊँ? मर्जी तेरी, जैसे आना हो आना, न मर्जी हो तो मत आना। अरविंद का रुष्ट स्वर बिजली से गिरी। सुरेखा को कई पलों तक अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये क्या बोल रहे हो? वही जो सुन रही हो, कहकर अरविंद ने फोन रख दिया। सुरेखा जाने कितनी ही देर तक फोन हाथ में लिए हेलो हेलो करती रही। आंखों से अशुद्ध धारा वेग पूर्वक बह निकले। क्या हुआ क्या हुआ? माँ आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोली। सुरेखा थोड़ी देर तक रोती रही, फिर अटक अटक कर पूरी बात बताई। घर में जैसे कोहराम मच गया हो। अरविंद और उसके पूरे खानदान को कोसा जाने लगा। गलतियां दी गई, भीख मंगों के परिवार में बेटी विवाह दी गई जैसे बातें भी कही गई। क्रोध जब कम हुआ तो मशवरा करने की बारी आई। 12,000 रुपये घनश्याम जी के लिए 3 माह के वेतन के बराबर थे। सहज व्यवस्था करना संभव नहीं था, पर असंभव भी नहीं था। 3 दिन बाद कुछ बैंक से निकालकर, कुछ मित्रों से उधार लेकर वे 12,000 रुपये इकट्ठा किए और पीड़ित मन से बेटी को लेकर समधियाने पहुँचे। अरविंद के माता पिता को इस संदर्भ में कुछ भी मालूम नहीं था। वे तो सोच रहे थे कि सुरेखा के माता पिता का मन कर आया होगा कि बेटी को कुछ दिन पास रखे, इसलिए अरविंद सुरेखा को मायके छोड़ कर अकेला लौट आया। अरविंद से जबरदस्ती की गई। मैंने कौन सा दहेज मांगा है? उधार चाहिए था। जैसे ही मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे मैं वापस कर दूंगा। अरविंद छूटते ही बोला।
घनश्याम जी चुपचाप सुरेखा के हाथ में रकम दिए, फिर धमान से कोई सवाल जवाब किए बिना अपने बड़े भाई साहब के घर चले गए। अंत तक वे समझ नहीं पाए थे कि रुपये की मांग के पीछे समर्थी समाधान की भी कोई इच्छा थी या नहीं थी। 3 साल गुजर गए, न रकम वापस आई न नई मांग हुई। घनश्याम जी ने फिर भी शुक्र मनाया, समझ लिया कि दहेज में कोई कमी रह गई होगी जो उस 12,000 से पूरी की गई। तभी एक दिन पता चला कि अरविंद जिस कॉटन मिल में काम करता था वह बंद हो गई है। कर्मचारियों को एक निश्चित रकम सौंप कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। सुरेखा इस दयन एक बच्चे की मां बन चुकी थी और पुनः गर्भ से थी। अरविंद एक दिन पत्नी और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से ससुराल और आया और प्रीतमपुर, जो महू से कुछ ही किलोमीटर दूर की तलाश में भटकने लगा। लगभग 20 दिन तक भटकने के बाद एक दिन अरविंद ने कहा कि कहीं ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है। सोच रहा हूँ कि नौकरी ढूंढने में समय बर्बाद करने के बजाय अपना खुद का कोई कारोबार शुरू करूँ। अगर 50,000 की मदद मिल जाए तो मैं खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। पिछली रकम तो वापस हुई नहीं और 50,000 फिर से, मानो अरविंद के मुंह से बोल नहीं फूटे हो बम का गोला दग। सास एकदम से बोल पड़ी, जमाई राजा, वो 12,000 ही बड़ी मुश्किल से चुकाए हैं। हमने और आपकी साली की शादी में भी खूब खर्चा हुआ है। हमारा इस बार हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 टूक जवाब सुनकर अरविंद कुछ नहीं बोला। सुरेखा अरविंद के प्रति आसक्त थी। कहीं इस बार फिर उस शाम अरविंद ने कुछ नहीं किया, चुपचाप खाना खाए, खामोशी से रात गुजारी और अगली सुबह जाता हूँ किसी और जगह काम देखने कहकर अच्छे से तैयार हुआ, नाश्ता किया और अपना बायोडाटा की फाइल वाला बैग लेकर बाइक से चला गया। उस रोज वह वापस नहीं लौटा। रात हो गई और जब वह वापस नहीं लौटा तो सुरेखा ने ससुराल के पड़ोस में फोन किया। वहां से पता चला कि अरविंद संवाद में नहीं लौटा है। आखिर गया तो कहाँ? 2 दिन गुजर गए। मन में तरह तरह की शक उत्पन्न हो रही थी। थाने पर दर की गई, कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया हो, पर कुछ पता नहीं चला।